गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल मैंने आपको इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था जिसका नाम है सुमन एक उपवन के। फिर मैंने इसके आपको शब्दार्थ भी बताए थे और क्या बताया था, थोड़ा सा इसका इंट्रो भी दिया था ना, थोड़ा सा आपको बताया था कि इस पार्ट में है क्या, या कवि ने इसमें क्या बताया है, क्या कहा है, किसके माध्यम से, सुमन यानी फूल के माध्यम से। मैंने आपको बताया था कि सुमन, जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए होंगे तो मैंने आपको सुमन का पर्यायवाची बताया होगा जिसको हम पुष्प, फूल ये भी कहते हैं ना। तो देखिए आपकी कविता क्या थी, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिनकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। यानी कवि इसमें क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के। देखिए जब कल मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था तो ये बताया था कि कवि कह रहे हैं कि जैसे कि एक ही बगीचे में सारे फूल रहते हैं, उनके वो लोग कोई भेदभाव नहीं करते, प्रकृति उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सूरज अपनी रोशनी सभी फूलों को देता है, बारिश सभी फूलों पे होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक फूल पे होगी एक पे नहीं होगी, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो उन्होंने यही बताया है कि जैसे ये पुष्प, ये फूल आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये फूलों के साथ प्रकृति का जो मिलन है वो किसी बिना भेदभाव के होता है। ऐसे ही क्या करना चाहिए, ऐसे ही मनुष्य को भी रहना चाहिए आपस में। उन्हें अमीर गरीब, काला गोरा, छोटा मोटा, इन सब चीज़ों पे आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हमारी प्रकृति ही हमारे साथ भेदभाव नहीं करती तो फिर क्या हम लोग को आपस में भेदभाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या किया है कवि ने, इसमें पुष्पों के माध्यम से हमें यही बताया है कि किस प्रकार हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ना ही किसी तरह के भेदभाव के साथ कि वो उस जाति का है, अरे वो काला है, अरे वो मोटा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब गलत बात है, ये सब कवि ने पुष्प के माध्यम से बताई है। कैसे, चलिए देखते हैं। इसकी जो पहली लाइन है, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। तो हम सब क्या है, एक ही बगीचे के फूल हैं। अब जैसे इस धरती पे आप हम ही लोगों को ले लीजिए, एक धरती पे हम सारे प्राणी हैं, चाहे वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, अमीर हो, गरीब हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक उपवन है, एक बगीचा है जिसके हम सब फूल हैं। जैसे कि देखिए एक बगीचे में अलग अलग जाति प्रजाति के वो रहते हैं ना पुष्प, कोई कमल, एक जैसे कि कोई गेंदा का हो गया, कोई गुलाब का हो गया, लेकिन एक बगीचे में इतने सारे पुष्प अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं। ऐसे ही ये पूरी जो धरती है एक बगीचे की तरह है और हम सब उसमें एक पुष्प की तरह है, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। क्या बता रहे हैं वो कि हम सब सुमन एक उपवन, यानी हम एक ही बगीचे के हम सब क्या है, पुष्प है। हम सब की धरती एक ही है, यानी एक, ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग धरती पे है, सब लोग एक ही धरती पे है ना, एक ही धरती पर जन्म लिया है। 2 3 4 धरती तो नहीं है कि कुछ लोगों की अलग धरती है, कुछ लोगों की अलग धरती है। तो प्रकृति ने हम लोगों के साथ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया है। हम सब भी एक ही धरती है जिस पर हम लोगों ने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें है। अब जो एक सूरज है वही हमें धूप दे रहा है, या धूप ऐसा, या सूरज ऐसा कर रहा है कि हम इनको धूप देंगे, इनको नहीं धूप देंगे, ऐसा है नहीं। तो जो पुष्प हैं एक बगीचे के, उनको एक ही धरती पे जन्मे हैं, वो वही एक सूरज उसको रोशनी दे रहा है। जैसे कि हम लोग इस धरती, ये जो पूरा वो है, धरती है, बगीचा है, हम सारे मनुष्य उसमें क्या है, पुष्प के समान है। हमें वही सूरज क्या दे रहा है, रोशनी दे रहा है। एक ही सूरज हम सबको रोशनी दे रहा है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो। सींचे गए एक जल से हम, यानी उन पुष्प पर जो जल पड़ रहा है वो एक ही जल है, एक ही जल से उन पुष्पों को सींचा जा रहा है। पले हुए हैं झूल झूल कर, पल्लों में हम एक पवन के हैं।
अब जो पवन चल रही है, पवन यानी हवा, देखिए मैंने इसका भी पर्यायवाची आपको बताया था, है ना, पवन का अर्थ क्या होता है, हवा। इसके अलावा कल जब मैंने आपको ये पार्ट बताया था थोड़ा बहुत, तो मैंने शब्दों के अर्थ भी बताती चली थी, ताकि मैंने आपको बोला था जब मैं आपको ये पार्ट पढ़ाऊंगी तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि इस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा, इस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा। उसके अलावा मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। तो क्या लाइन है ये, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलकों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यानी ये जो पवन है, ये जो हवा है, एक ही पवन है, एक ही हवा है जो हम सबको झूला झुला रही है। यानी जब बगीचे में हवा चलती है तो देखिए सारे पेड़, जो पुष्प, पेड़ है, फूल है, वो हिलते हैं, लेकिन वो पवन तो एक ही होती है ना, ऐसा तो नहीं अलग अलग पुष्पों को अलग अलग पवन मिलेगी। तो ऐसे ही जो इस पृथ्वी पे, ये पृथ्वी जो एक बगीचा है, हम मनुष्य जो उस पर पुष्प हैं, हम सबको एक ही पवन मिल रही है। जो पवन चल रही है वो सबके लिए समान रूप से है, यानी इस प्रकृति ने हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है। तो हम मनुष्यों को भी आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन यानी हम सारे फूल एक ही बगीचे के हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। देखिए एक ही सूरज है जिसकी रोशनी क्या करती है, हमें विकसित करती है, जो पुष्पों की कली को विकसित करती हैं, वो किस सूरज की से होता है, किरणों से होती है, विकसित होती है। और सूरज कैसा है, एक ही सूरज है, बिना किसी भेदभाव के सभी पुष्पों को बराबर से अपनी रोशनी देता है, बराबर से अपनी किरणें पहुंचाता है ना। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। एक ही चांद है जो हम सबको शीतलता प्रदान करता है बिना किसी भी भेदभाव के, यानी वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, हमें अपनी शीतलता देने में, हमें अपनी चांदनी देने में। आप ही बताइए करता है क्या किसी के लिए चांद अलग होता है? नहीं, सबके लिए चांद एक है, सबके लिए सूरज एक है, सबके लिए हवा एक है ना। तो प्रकृति ने हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है किसी भी प्रकार का। मिले एक से स्वर हमको हैं भंवरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यानी बगीचे में जो भंवरे होते हैं, जो भौरे होते हैं, उनका जो संगीत, उनकी जो मीठी ध्वनि, मीठी आवाज़ है, वो सभी पुष्पों के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि भंवरे जो होते हैं ये कहें कि हम इसी फूल पे बैठेंगे या इसी फूल के पास अपना गुंजन करेंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इस प्रकृति में जो हवा, पानी, चांदनी, सूरज, चांद की शीतलता, यहाँ तक कि भौरे में जो बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। तो कवि ये बताता है कि जब वो ये सारी चीज़ें, प्रकृति ने ही हम लोग के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है, तो मनुष्य को भी ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, उसका धर्म, उसका रंग, उसका रूप के अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस धरती पे जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और ये सीख हमें प्रकृति से लेनी चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है तो हम कैसे कर सकते हैं। प्रकृति तो हमें सिखा रही है ना कि देखिए जब सूरज ने आपको रोशनी दी, चांद ने आपको रोशनी दी, हवा मिली, तो क्या किसी ने भेदभाव किया कि उसको किसको हवा देनी है, किसको नहीं देनी है। सूर्य की रोशनी किसके पास तक जानी है, किसके पास तक नहीं जानी है, किसी ने किया? नहीं किया। तो इस कविता में हमें कवि यही संदेश दे रहे हैं कि हमें जैसे प्रकृति हमारे साथ व्यवहार करती है, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, सबके ऊपर समान रूप से वो अपना देती है, जो भी चीज़ें हैं प्रकृति की सबके साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तो हम मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, आपस में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही इस कविता में कवि बता रहे हैं। लेकिन इस कविता आज जो हम लोग पाठ पढ़ा है सुमन एक उपवन के, इसका अभी थोड़ा सा अर्थ और रह गया, जिसको हम लोग जानेंगे कल के वीडियो में, है ना। और ये पूरी कविता तो मैंने आपको कल पढ़ाई ही थी। और एक
एक बार आप फिर से इसको पढ़िएगा और जितना अर्थ मैंने आपको आज बताया उसको क्या करना है, आपको फिर से कविता को पढ़नी है और उस अर्थ को फिर से देखना है, ताकि जितना मैंने पढ़ाया उतना हो जाएगा। फिर उसके बाद कल जब मैं पढ़ाऊँगी तो आप फिर से रिवाइज करिएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा और इस कविता के बीच में से भी जब प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों के उत्तर देने में। होगी? नहीं होगी, है ना। तो जितना मैंने आपको आज पढ़ाया इतना आपको पढ़ना है, एक बार फिर से रिवीजन करना है। फिर कल जो मैं पढ़ाऊँगी उसको एक बार रिवाइज करिएगा, फिर एक बार सारा एक साथ पढ़िएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप उसको जान लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी पाठ के अर्थ को जानने या समझने में। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं याद करेंगे, शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता होंगे, मैंने आपको पढ़ाया तो आप उस समय तो सुन लेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे अगर आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे। तो मैं बार बार कहती हूँ और हर पाठ में कहती हूँ कि शब्द के अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है किसी भी पाठ के अर्थ को जानने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग आगे के अर्थ को जानेंगे। लेकिन आपका होमवर्क क्या है, इसमें पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को याद करना, इस कविता को एक बार फिर से पढ़िएगा और जितना अर्थ मैंने आपको आज समझा दिया उसको आप एक बार घर में फिर से पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये ना लगे कि अरे अभी हमें शुरू से पढ़ना होगा, शुरू से फिर शुरुआत से लेकिन भी आपको लगेगा आपके पास बहुत सारा वर्क हो गया पढ़ने के लिए और याद करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ाती जाऊँ, आप बस पीछे से उसको रिवीजन करते जाइए मेरे साथ साथ, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम में। यहाँ तक कि केवल आप एक बार रीड कर लेंगे ना एग्ज़ाम में तो भी आप सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजिली बहुत आराम से दे देंगे। हाँ, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। इसी पार्ट को आगे हम लोग कल पढ़ेंगे जो कि अभी थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है।